मेरा तबादला हो गया है। सरकारी दफ्तरों में तबादला यानी ट्रांसफ़र नियमानुसार सिफारिश पर होते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मेरा ट्रांसफ़र कैसे हुआ इसकी कोई खबर मुझे नहीं लगी। ऐसी बात नहीं कि मैं आदर्शवादी हूँ, मतलब अगर थोड़ी सिफारिश और मक्खन मलाई से काम चल जाता तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन पता तो चले कि पैरवी करनी कहाँ है। हमारे कार्यालय में 2 साल का कार्यकाल सुनिश्चित है। जब पहले पहले मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो तब के साहब ने कहा था, किस्मत अच्छी है जो यहाँ ज्वाइनिंग मिल गई आपको, 2 साल के बाद चॉइस पोस्टिंग मिल जाएगी, सीधे पटना। उस वक्त तो खुशी का ठिकाना न था। एक तो नई नौकरी, ऊपर से मात्र 2 साल में चॉइस पोस्टिंग। याद है मुझे, शाम में अपने बैच के मित्रों को इतराते हुए मैंने अपने कार्यालय के फायदे गिनाए थे। लेकिन इस घटना के दूसरे दिन ही मुझे कार्यालय के एक अन्य कर्मचारी से ज्ञात हुआ कि साहब तो स्वयं 3 साल से यहीं अटके हैं। इस बात की जांच करने पर पता चला कि दूसरे साल से ट्रांसफ़र होते होते तीसरा साल अवांछित अतिथियों की तरह खुद ब खुद आ जाता है। लेकिन ट्रांसफ़र हो जाता है। हुआ भी वही, अगले ही कुछ महीनों में साहब का ट्रांसफ़र हो गया। हमने बड़े उत्साह से विदाई समारोह का आयोजन किया। सी ऑफ चाय पर सभी लोगों को आमंत्रित किया। पुष्पगुच्छ, पुष्पमाला, तोहफे, इन सब से साहब का सम्मान किया और विदाई दी। जाते जाते साहब ने कहा, अच्छा अब मैं जा रहा हूँ, 2 साल पूरा होते ही ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दे देना है, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और हाँ, ट्रांसफ़र के लिए लिखते रहिएगा। उस समय तो विदाई का माहौल था। कजरी से पहले हम विरहा गाने लगे थे। लेकिन बाद में जब मैंने साहब के दिए गुरु मंत्र पर गौर किया तो विरोधाभास पाया, ठीक वैसा ही जैसे अंग्रेजी साहित्य में ऑक्सीमोरॉन होता है। 2 विरोधाभासी शब्द मिलकर कुछ नया अर्थ बनाते हैं, जैसे ब्राइट नाइट। अब नाइट सामान्यतः डार्क होनी चाहिए, लेकिन साहित्य में सब चलता है। उसी तरह हमारे साहब ने कहा कि ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र के लिए लिखते रहिएगा। मतलब इतना तो तय था कि साहब थे तो साहित्यिक पुरुष। उनके इस गूढ़ मंत्र का प्रभाव मुझ पर उतना नहीं पड़ा। मुझे क्या पता था कि आने वाले समय में इसी मंत्र का 1.25 लाख जाप करवाना होगा। समय के साथ दूसरे साहब भी आए और समय पूरा होते ही चले गए। फिर वही विरहा, विदाई समारोह और जाते जाते एक मंत्र, लिखते रहिए। अव्वल तो ये कि इसी कार्यालय में मेरे ही सामने मेरे ही बैच के सहकर्मी का ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया। विरह, विदाई समारोह, पुष्पगुच्छ, इन सब के बाद मैंने उन्हें साइड किया और अत्यंत गंभीर शब्दों में पूछा, कैसे हुआ? और उससे भी गंभीर मुद्रा में हमारे मित्र ने जवाब दिया, हम तो लिखते रहे थे। इतना कह के हमारे मित्र भी निकल लिए चॉइस पोस्टिंग की तरफ। अब लिखता तो मैं भी हूँ और इतना बुरा भी नहीं लिखता, लेकिन जरूर कोई कमी रही होगी। 2 साहबों के तबादले के बाद इस बार एक मैडम का ट्रांसफ़र हुआ। नर्म स्वभाव, आत्मीयता से परिपूर्ण मैडम ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन मैंने भी अपनी समस्या उनके सामने रख दी। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी ही मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। 1 साल और शानदार तरीके से गुरु भक्ति करने के बाद मेरे एक और सहकर्मी का तबादला हो गया, वो भी चॉइस पोस्टिंग। एक बार फिर वही विरहा, वही पुष्पगुच्छ और उसी होटल में खाना। अब इतना तो आप भी जान गए होंगे कि कैसे हुआ, इसलिए मैंने भी नहीं पूछा। लेकिन इस बार मैडम ने अलग मंत्र दिया, कैसे हुआ ये मत पूछो, तुम्हारा कैसे होगा ये जानने की कोशिश करो। मैडम ने बिल्कुल वैसा मार्गदर्शन किया जैसा भगवान ने अर्जुन का किया था। मैंने भी ट्रांसफ़र रूपी फल की चिंता छोड़ दी। कुछ ही दिन में ऐसा लगने लगा कि वास्तव में सबने मेरे ट्रांसफ़र की चिंता ही छोड़ दी है। बहुत अनुनय विनय के बाद और तमाम मुश्किलों के बाद इस बार मेरा तबादला हो ही गया। चॉइस पोस्टिंग नहीं है तो क्या हुआ, है तो ट्रांसफ़र। मैंने झटपट हनुमान जी की मनौती पूरी की।
घर वालों को बताया, मैडम को धन्यवाद दिया और फिर शाम तक उन मित्रों के भी फ़ोन आने लगे जिनका कई बार ट्रांसफ़र हो चुका था। पहला सवाल एक ही था, कैसे हुआ? लेकिन आज तो मेरा जवाब था कि बस हो गया। मैडम का भी ट्रांसफ़र उसी लिस्ट में हुआ था। खुशी के ये पल धीरे धीरे मलिन हो गए। समय बीतता गया और पड़ोसी भी पूछने लगे कि कब जा रहे हैं। अब तो घर से निकलते वक्त देखना पड़ता है कि कोई अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं। हुआ ये कि ट्रांसफ़र ऑर्डर में एक महीन बारीक सा जुगाड़ लगा था। हम तो बस ऊपर की पंक्ति पढ़कर ही खुश थे जिसमें लिखा था कि तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित अधिकारियों का तबादला किया जाता है, लेकिन नीचे महीन पीसकर लिखा था कि मैं अगले अधिकारी के आने के बाद ही विरमित हो सकूंगा। जिस प्रकार चंदा को चकोर निहारता है, उसी प्रकार मैं भी राह ताकने लगा। समय बीतता गया, मैडम विरमित होकर चली गई, नए साहब भी आ गए। मुझे ऐसा लगने लगा कि शतरंज के इस खेल में मुझे प्यादे की तरह चलाया भी गया और कुर्बान भी किया गया। लेकिन नए साहब ने कुर्सी संभालते ही हमें चाय पे चर्चा के लिए बुलाया और मुझसे कार्यालय का हालचाल ऐसे पूछा जैसे इस महाभारत का भीष्म पितामह मैं ही हूँ। चाय पूरी होते होते मैंने सारा हाल कह डाला। चाय की आखिरी चुस्की पर साहब ने पूछा, अच्छा भैया बताओ कि चाहते क्या हो? उस वक्त तो गुस्सा इतना आया कि पूछिए मत, लेकिन मैंने सोचा कि साहब नए आए हैं और फिर उनके सामने भी मैंने अपनी समस्या बताई। साहब ने गंभीर होकर सारी बात सुनी, फिर गहरी सांस लेकर बोले, ऐसा है कि आप एक और रिप्रेजेंटेशन तैयार कीजिए। आज शुक्रवार है, मैं पटना होकर सोमवार को आता हूँ। सोमवार को आपका रिप्रेजेंटेशन फॉरवर्ड और मंगलवार को आपका ट्रांसफ़र पक्का समझिए। मैं खुशी से झूम उठा। खूब लच्छेदार और विनम्र अंग्रेजी में लेटर टाइप किया गया। A4 कागज पर 1/4 मार्जिन छोड़कर उसे प्रिंट किया और फिर सोमवार से मंगलवार की शाम हो गई, साहब नहीं आए। फ़ोन करने पर पता चला कि साहब पटना से ही कोलकाता चले गए आवश्यक मीटिंग में। इसके बाद अगले सोमवार को आना तय हुआ। फिर साहब लंबे मेडिकल अवकाश पर चले गए हैं। अब क्या कहा जाए, इस कहानी का अंत कब होगा ये कहना ही मुश्किल है।